हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपने सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। एंड स्टूडेंट्स, इसकी ऑलरेडी हम लोगों ने काफी क्लासेस पढ़ ली हैं, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैप्टर काफी लेंदी है। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी बच्चों कि हम इसके कंप्लीट स्कैनर को भी साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, इसलिए ये लेंदी लग रहा है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। एंड बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनको ऑल्टर कैसे किया जा सकता है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, कल मैंने आपको लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो लिख के आइएगा सेक्शन 4। और अगर बच्चे आपसे कोई ये पूछ लेता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो बच्चे लिख के आ जाइएगा सेक्शन 5। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए कौन से सेक्शन में है, तो आपको लिखना है सेक्शन 13। और बच्चे, अगर कोई आपसे पूछ ले कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कौन से सेक्शन के अंदर ऑल्ट्रेशन होता है उसका, तो आपको लिखना है 40। ये याद रखिएगा बच्चों, सेक्शन जरूर याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पूरे कोर्स में कहां कहां आपको सेक्शन याद रखना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो बच्चे, सेक्शन यहां पर आपको याद रखना है इस चीज का, कि अगर कल को कोई आपसे ये पूछ लेता है कि भैया बता दो ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए का सेक्शन क्या है, 13 है। ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए का सेक्शन क्या है, सेक्शन 14 है। कोई अगर आपसे ये पूछ लेता है ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए का मेन सेक्शन क्या है, 4 है। एओए का मेन सेक्शन क्या है, 5 है। तो बच्चे, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं स्टूडेंट हम लोग आगे। अब हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करेंगे, उसके बाद में हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करेंगे। तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑल्ट्रेशन से। और स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ऑल्टर करने वाले हैं हमारा नेम क्लॉज। बड़े ही ध्यान से आपको, बड़े ही प्यार से आपको मैं जो बोलूं वो समझना है स्टूडेंट। आखिर अगर कोई कंपनी जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जिस कंपनी का ऑलरेडी कोई ना कोई नाम है, अगर वो कंपनी अपने नाम को चेंज करना चाहती है, ऑल्टर करना चाहती है, क्या कर सकती है? जी हां, कर सकती है। जी हां, कर सकती है। सर, क्या पब्लिक कंपनी अपने नाम को चेंज कर सकती है? कर सकती है। सर, क्या प्राइवेट कंपनी अपने नाम को चेंज कर सकती है? कर सकती है। सर, क्या 1% कंपनी अपने नाम को चेंज कर सकती है? कर सकती है। कैसे? कैसे चेंज कर सकती है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको समझा देता हूं। और मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको बहुत प्यारी तरीके से आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बच्चों, ये हैं कैटरीना कैफ। ये कौन है? ये हैं बच्चों कैटरीना कैफ। और स्टूडेंट, ये हैं मोहित बंसल सर, मतलब मैं। तो एक बार की बात है, ये मेरे पास में आई और इन्होंने मुझसे पूछा कि मोहित सर, आपको कंपनी लॉ के बारे में नॉलेज है, आप प्लीज मुझे ये बताइए कि मुझे मेरी कंपनी का नाम चेंज करना है, कैसे करूं? तो मैंने इनसे बोला कि कैटरीना जी, आप जो भी नया नाम रखना चाहती हो अपनी कंपनी का, पहले आप ये चेक कर लो कि क्या वो नाम अवेलेबल है। आप नाम चेंज करना चाहते हो, भाई नाम तो चेंज करोगे आप, चलो मान लिया कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करोगे, कोई नया नाम भी तो रखोगे ना। अब जो नया नाम आप रखने की सोच रही हो कैटरीना जी, पहले एक बार चेक कर लो क्या वो न्यू नेम अवेलेबल है।
और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया हुआ है कि अगर कभी भी आपको अपना नाम, कंपनी को अगर अपना नाम चेक करना है, मतलब अवेलेबिलिटी चेक करनी है और चेंज चेंज के वक्त अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो रन सर्विस के थ्रू करी जाती है। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, प्रैक्टिकली मैंने MC21 की वेबसाइट पर जाकर आपको समझाया। तो जब कैटरीना जी मेरे पास में आई, बोली मोहित सर मुझे अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बोला नाम चेंज तो बाद में करना, जिस नाम से आप अब अपनी कंपनी का नाम रखना चाहती हैं, जो नया नाम है जो आप रखना चाहती हैं अपनी कंपनी का, आप एक काम कीजिए, पहले चेक कर लीजिए क्या वो नया नाम अवेलेबल है कि नहीं। वो नया नाम अवेलेबल है कि नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इन्होंने रन सर्विस का यूज किया, नाम की अवेलेबिलिटी चेक करी, फिर ये दोबारा से मेरे पास आई और आकर बोली कि मोहित सर मैंने चेक कर लिया, मैं जिस नाम से अब रखना चाहती हूँ, जो नया नाम अपनी कंपनी का, वो अवेलेबल है। क्या करूं अब नाम चेंज करने के लिए? अब नाम चेंज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने इनसे बोला आपको दो काम करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं। एक है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना कंपलसरी है, जरूरी है। प्लस आपको अपने मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलानी है और उनसे इस मैटर को अप्रूव करवाना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग CMA इंटर से पास होकर आए, आपको पता होगा रिजोल्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब भी कंपनी कोई भी मैटर अप्रूव करना चाहती है तो पहले वो प्रपोज, ऐसा नहीं होता है आज कंपनी नाम चेंज करना चाहती है तो बस ऐसे ही कर देगी, कोई मजाक थोड़ी है। एड्रेस चेंज करना चाहती है ऐसे ही कर देगी, ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है ऐसे ही कर, ऐसा नहीं होता। पहले ये बात कंपनी अपने मेंबर्स के सामने प्लेस करती है। कंपनी पहले इस बात को अपने मेंबर्स के सामने रखती है कि क्या हम अपना नाम चेंज कर लें, और मेंबर्स मीटिंग के अंदर बच्चों इस बात पर वोट देते हैं। मेंबर्स मीटिंग के अंदर वोट देते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर अगर 51% फेवर में वोट आ जाती है तो वो मैटर अप्रूव हो जाते हैं। वो ऑर्डिनरी और सिंपल मैटर होते हैं और इसलिए 51% के साथ में जो रिजोल्यूशन बनता है उसे हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, मेजोरिटी रिजोल्यूशन या सिंपल रिजोल्यूशन बोलते हैं। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स पढ़कर आए हो इस बात, आप लोग पढ़कर आए हो CMA इंटर के अंदर इस बात को, सेक्शन 113 एंड 114 के अंदर, 113 114 के अंदर पढ़कर आए। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो स्पेशल मैटर्स होते हैं और उनको अप्रूव कराने के लिए 75% की अप्रूवल जरूरी होती है, जो कि होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। कितनी अप्रूवल जरूरी होती है? 75% की अप्रूवल जरूरी होती है बच्चों, स्पेशल रिजोल्यूशन। तो मैं फिर बोल रहा हूं, कैटरीना जी ने जब मुझसे पूछा कि पहले मैंने अपने नाम की अवेलेबिलिटी चेक कर ली, मैं जिस नाम से कंपनी अब करना चाहती हूँ, जो नाम चेंज करना चाहती हूँ, वो नेम अवेलेबल है, मुझे नाम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और दूसरा, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी के मेंबर से, कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर। कैटरीना जी बोली ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात को यहां तक समझ गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? ये चीज यहां तक बोले मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बता दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मुझे अप्रूवल लेनी होगी, नाम चेंज करना है, तो अप्रूवल मैं कैसे लूंगी? मैंने कहा आप एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाओ। बोले मैं कैसे लगाऊंगी? मैंने कहा ऑनलाइन लगाओगी। बोली ऑनलाइन कैसे लगाऊंगी? मैंने कहा एक ई फॉर्म होता है INC 24, इस ई फॉर्म के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एप्लीकेशन लगाओगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा, अगर उसे वैलिड लगेगा तो वो अप्रूवल दे देगा। फिर आप जनरल मीटिंग बुला लेना और अपनी कंपनी के मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लेना, आपकी कंपनी का नाम चेंज हो गया।
तो स्टूडेंट्स, कैटरीना को अब तक दो बातें समझ में आ रही कि अगर उन्हें अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है तो सबसे पहले जो नया नाम वो रखना चाहती हैं उसकी अवेलेबिलिटी उनको चेक करनी पड़ेगी रन सर्विस के। एंड स्टूडेंट्स, दूसरा उनको ये समझ में आ गया कि नाम चेंज करने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेना, और दूसरा जनरल मीटिंग में मेंबर्स के थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना, 75% अप्रूवल लेना। मतलब मीटिंग के अंदर अगर 100 लोग आए हैं तो कम से कम 75 लोग या उससे ज्यादा लोग बोल रहे हैं नाम चेंज कर लो, उससे कम बोल रहे हैं तो काम खराब है। कैटरीना कैफ बोली बोले लेकिन एक चीज बताओ मुझे, मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने कहा पूछिए क्या क्वेश्चन है। बोले क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, जो कि स्पेशल मैटर के लिए पास किया है कि कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी थी, और हमने मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, इसका मतलब अब नाम चेंज हो सकता है। आरओसी जिसके पास में हमने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई थी, उसको कैसे पता लगेगा कि हमारा नाम चेंज हो गया? उसके पास तो पुराना नाम है। जब हमने कंपनी रजिस्टर कराई थी हमने जो नाम आरओसी को बताया था, आरओसी के पास आज भी वही नाम है। आरओसी को कैसे पता लगेगा कि भैया कंपनी अपना नाम चेंज कर चुकी है? तो हमने बोला कि भाई एक चीज का याद रखो आप, कोई भी कंपनी किसी भी मैटर के लिए, जरूरी नहीं है सिर्फ नाम चेंज के लिए, ये जरूरी नहीं है सिर्फ नाम चेंज के लिए, कोई भी कंपनी किसी भी मैटर के लिए अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है तो उस स्पेशल रिजोल्यूशन की एक कॉपी आरओसी के पास में फाइल करना जरूरी होता है। कौन करेगा? वो कंपनी करेगी। किसको करेगी? आरओसी को करेगी। कितने दिन में करेगी? 30 दिन में करेगी। क्या फाइल करना है? स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास हुआ है उसकी एक कॉपी फाइल करनी है, 30 दिन के अंदर फाइल करनी है, आरओसी को फाइल करनी है। कौन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर फाइल करनी है? ई फॉर्म MGT 14 के अंदर फाइल करनी है। क्या सिर्फ नाम चेंज के अंदर ये स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल की जाती है, या किसी भी मैटर के लिए की जाती है? कोई भी मैटर है उसमें अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तो MGT 14 की जो स्पेशल रिजोल्यूशन की एक कॉपी है वो फाइल की जाती है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो स्टूडेंट, आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी मैटर के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रही है, उस स्पेशल रिजोल्यूशन की एक कॉपी 30 दिन के अंदर आरओसी के पास में ई फॉर्म MGT 14 के थ्रू फाइल की जाती है। MGT 14 के अंदर वो अटैच होता है, और अटैच होकर आप उस स्पेशल रिजोल्यूशन की एक PDF फाइल कर देते। नाम चेंज के अंदर भी करनी पड़ती। तो अब कैटरीना जी को समझ में आया कि अगर उन्हें अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है तो सबसे पहले तो उन्हें रन सर्विस का यूज लेना पड़ेगा, उसके थ्रू अपनी नाम अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। फिर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए ई फॉर्म INC 24 में एप्लीकेशन लगेगी, और जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा उसकी एक कॉपी 30 दिन के अंदर ई फॉर्म MGT 14 के थ्रू आरओसी के पास में फाइल की जाएगी। यहां तक आपको ये बात समझ में आ चुकी है? क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अब कैटरीना जी ने मेरे से एक बात पूछी, बोला लेकिन एक बात बताओ मोहित सर, जब मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया था, जब मेरी कंपनी बनी थी, जब मैंने उसे रजिस्टर करवाया था तो आरओसी ने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था, और उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर पुराना नाम लिखा हुआ है। अब आप बोल रहे हो कि कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो हमारे पास में है, जो आरओसी से हमको मिला था, उस पर तो पुराना नाम लिखा हुआ है। अरे तो भैया पुराना वाला COI जो है उसे सरेंडर कर दो ना, कर दो ना यार आरओसी को सरेंडर, क्योंकि पुराना नाम है। सरेंडर कर दो COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को। आरओसी आपको एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो आरओसी से।
तो कैटरीना कैफ को यहां तक समझ में आया बच्चों कि अगर नाम चेंज करना है तो पहले रन सर्विस के थ्रू नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। दूसरा उनको यह समझ में आया कि अगर उनको नाम चेंज करना है बच्चों तो उसके अंदर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तीसरा उनको यह समझ में आ गया बच्चों कि अगर उनको अपना नाम चेंज करना है, अगर उनको अपना नाम चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो फिर उस केस में उनको जनरल मीटिंग के सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल, जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए ईफम आईएनसी 24 में एप्लीकेशन लगेगी और जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 आरओसी के पास में फाइल किया जाएगा। यह भी समझ में आया कि पुराना वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सरेंडर किया जाएगा, नया वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करवा लिया जाएगा। यहां तक की बात स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। कैटरीना कैफ फिर से आई मेरे पास और कैटरीना कैफ ने आकर बोला मोहित सर, मेरी कंपनी का नाम के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये मेरी कंपनी का नाम, प्रेजेंट नेम है मेरी कंपनी का, जो मैंने आपको बताया कि मैं चेंज करना चाहती हूं, वो मेरी कंपनी का नाम के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और अब जो नया नाम मैं रखना चाहती हूं, जो मैं चेंज करके नया नाम रखना चाहती हूं, वो रहेगा के लिमिटेड कंपनी। मतलब कंपनी का नाम के अंदर जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ प्राइवेट शब्द को डिलीट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। या उल्टा कर लो, कि कंपनी का अभी नाम के लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अपना नाम चेंज करके के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह रही है। कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर अगर कंपनी अपना पूरा नाम चेंज कर रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ इतना सा नाम चेंज कर रही है कि वो प्राइवेट शब्द को या तो ऐड कर रही है या डिलीट कर रही है, बाकी पूरा नाम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइवेट शब्द को ऐड या डिलीट किया जा रहा है, तो बच्चों उस केस में सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने से कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी अगर ऐसा चेंज है। ये बात मैंने यहां भी लिखी है। अगर सिर्फ प्राइवेट शब्द को ऐड या डिलीट कर रहे हो और बाकी पूरा नाम एज इट इज रहेगा, सिर्फ प्राइवेट शब्द को या तो ऐड किया जा रहा है या हटाया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहां तक आपको यह बात समझ में आई और यहां पे हमने हमारा पहला पढ़ लिया, चेंज ऑफ नेम। स्टूडेंट बोला मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन सर मुझे अब एक कंफ्यूजन है यहां पर, लेकिन सर मुझको यहां पर एक कंफ्यूजन। स्टूडेंट बोला सर सब समझ में आ गया, आपने अभी तक मेरे को जो जो बातें बताई वो सब समझ में आ गई, लेकिन सर अब मेरा एक कंफ्यूजन है। आपने बोला कि सर पुराना वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सरेंडर कर दो, कर दूंगा। आपने बोला आरओसी मुझको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, सर कौन से फॉर्म में देगी? अरे भैया रे, आईएनसी 25 में नया आपको सीओआई मिल जाएगा, आरओसी आपको नया सीओआई आईएनसी 25 के अंदर इशू कर देगा। तो बच्चों अगर आप देखो तो इस नाम चेंज के अंदर 3 ई फॉर्म पढ़े हम। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए पढ़ा आईएनसी 24, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया तो उसकी कॉपी आरओसी को फाइल करी एमजीटी 14 में, और पुराना वाला सीओआई हमने सरेंडर करा, तो इसकी वजह से बच्चों आरओसी ने आपको नया सीओआई इशू करा है, जिसमें आपका नया कंपनी का नया नाम लिखा हुआ है, आईएनसी 25 में इशू किया गया है वो। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की सभी बातें मुझे एकदम मस्त समझ में आ गई, और सर यहां तक मुझे पूरा समझ में आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कैसे ऑल्टर किया जाता है। सर क्या इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है स्कैनर के? नहीं आया है। हाँ, सीएस अगर आप कर रहे होते, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करते तो आया है, सीए कोर्स अगर आप कर रहे होते तो आया है, लेकिन बच्चों क्योंकि आप कर रहे हो सीएमए का कोर्स, तो इस वाले टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आया है तो हम भी नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।
ये तो बच्चे हमने कर लिया अपनी कंपनी का नाम चेंज। अब हम करेंगे अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस को ऑल्टर। स्टूडेंट, अब हम अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्टर करेंगे। पर बच्चों, मैं ये स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहूंगा। बच्चे, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, उसको चार तरीके से ऑल्टर किया जा सकता है। मैं पढ़ाऊंगा, चारों तरीके आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि आपके कोर्स के अंदर तीन तरीके दिए हुए हैं, पर मैं चारों तरीके पढ़ाऊंगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। चार तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस को ऑल्टर कर सकते हैं, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैसे। पर बच्चों, उससे भी पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। एंड स्टूडेंट, वो बात ये है बच्चों कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कोई भी बात होती है, तो आप एक ही फॉर्म अपने दिमाग में फिट कर लो, INC 20। अगर कंपनी बन रही है और कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस लेना है, तो INC 22 फाइल करना पड़ेगा। अगर कंपनी बन चुकी है और कंपनी अब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को ऑल्टर कर रही है, चेंज कर रही है, तो INC 22 फाइल करना पड़ेगा। और चारों में से किसी भी तरीके से कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्टर कर रही है, INC 22 फाइल होगा ही होगा। कैसे होगा वो मैं समझाऊंगा। पर आप ये समझ लो बच्चों, रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी होता है तो INC 22 फाइल होता ही होता है। ये बात मेरे स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से समझ लो। अब चारों तरीके से ऑल्टर करने में स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका कि एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, लेकिन ना तो स्टेट चेंज हुआ, मतलब स्टेट भी सेम है। पहले जिस स्टेट के अंदर थी, आज नया एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस उसी स्टेट, राज्य में है। सेम स्टेट, सेम सिटी या विलेज या टाउन, मतलब जिस भी शहर या वहीं पर, ना तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ना उसकी सिटी चेंज हो रही है, और ना ही उसका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्योंकि ROC हर स्टेट का अलग होता है, ना उसका ROC। मतलब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज कर रही है, लेकिन बस जगह चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही है। ना तो उस कंपनी का ना तो उस कंपनी का स्टेट चेंज हो रहा है बच्चों, ना उस कंपनी का सिटी विलेज या टाउन चेंज हो रहा है, और बच्चों ना ही उस कंपनी का ROC चेंज हो रहा है। सब कुछ सेम है, बस जगह चेंज हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मोहित बंसल क्लासेस एक कंपनी है, और बच्चों इसका जो पहले का, मतलब अभी प्रेजेंट में रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो जयपुर, मतलब राजस्थान के अंदर लालकोठी नाम की जगह पर है। अब ये कंपनी अपना एड्रेस चेंज कर रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, लेकिन जो नया एड्रेस है वो जयपुर के अंदर ही है, सिटी चेंज नहीं हुई। 22 गोदाम पे जा रही है, लालकोठी से 22 गोदाम चली गया कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पहले लालकोठी था, अब 22 गोदाम एक जगह है जयपुर, वहां चला गया। ना तो सिटी चेंज हुई, ना ही बच्चों स्टेट चेंज हुआ, स्टेट भी राजस्थान है, और ना ही ROC। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना सिटी चेंज हुई, ना स्टेट चेंज हुआ, ना ROC चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस लाल कोठी से 22 गोदाम चली। इसको हम बोलते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, लेकिन सिटी भी सेम है, स्टेट भी सेम है, ROC भी सेम है। पहले जिस ROC के पास थे, आज भी उस ROC के पास। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं माना जाता, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं माना जाता। और इस ऐसे चेंज के लिए कंपनी के मेंबर से अप्रूवल भी नहीं लेनी, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर
सब कुछ सेम है, सिटी भी सेम है, तो मेंबर से पूछने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से एक बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर देंगे। 51% अप्रूवल, कम से कम 51%, उससे ज्यादा है तो ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रही है लेकिन सिटी सेम है, स्टेट सेम है, आरओसी सेम है, बस जगह चेंज हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, मेंबर्स से पूछने की जरूरत नहीं। तो सर एक बात बताओ, आपने बोला कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझको यहां तक ये बात समझ में आती है, लेकिन एक क्वेश्चन है सर, क्या इससे मेंबर के राइट अफेक्ट नहीं हो रहे? अरे यार एक बात बताओ, आप दिल्ली के अंदर रहते हो, सोचो स्टूडेंट, आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो, जयपुर को छोड़ के आपको यह था कि मुझे मोहित बंसल सर से पढ़ना है, इसलिए आप जयपुर में आए और आपने जयपुर में आके हमारी कोचिंग में एडमिशन ले लिया, पढ़ने लग गए। और बच्चे, क्योंकि हमारी कोचिंग पहले लाल कोठी पर थी, तो वहीं आसपास में आपने कोई पीजी रेंट पे ले लिया, क्योंकि रहना था आपको, बाहर से आए हो आप। अब बच्चों, हमारा एड्रेस चेंज होकर हम 22 गोदाम जा रहे हैं, आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सर आपने तो हमारे साथ में नुकसान कर दिया, फ्रॉड कर दिया, धोखा दे दिया, आप तो सर जयपुर छोड़ के जा रहे हो। अरे कहाँ जा रहा हूं यार जयपुर छोड़ के, जयपुर में ही तो हूँ, 22 गोदाम में। अब 2 किलोमीटर आते थे अभी तक आप चल के, अब 4 किलोमीटर आए ना, 2 किलोमीटर की दूरी तो बढ़ी है यार, सिटी थोड़ी ना चेंज हुई है, आपका क्या लॉस हुआ? मेंबर से क्यों पूछूं मैं इस बात को? नहीं पूछना मुझे, जब सेम सिटी, सेम टाउन, सेम विलेज, सेम आरओसी, सेम स्टेट है, तो नहीं पूछना मेंबर, उनका लॉस ही नहीं हो रहा है। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि एड्रेस तो चेंज हुआ है, एड्रेस तो चेंज हुआ है ना, आरओसी को नया एड्रेस बताओगे कि नहीं बताओगे? अरे बताएंगे सर। कैसे बताओगे? सर जिस दिन हमने एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया, मतलब जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस दिन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये INC-22 आरओसी को फाइल कर देंगे, उसके अंदर हम नया एड्रेस लिख देंगे, आरओसी को पता चल जाएगा और आरओसी हमें नया वाला COI दे देगा नए एड्रेस के साथ में। तो बच्चों, मैंने बोला मैं रजिस्टर्ड ऑफिस को आपको 4 तरीके से ऑल्टर करना समझाऊंगा, ये बच्चों पहला तरीका। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने सेकंड वाले तरीके पर। ये आपका पहला तरीका था, जिसमें मैंने आपको बोला बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, बस 30 दिन में INC-22 फाइल कर। अब मैं बोल रहा हूं बच्चा सेकंड वाला तरीका, जिसके अंदर आपका स्टेट सेम रहेगा, आरओसी भी सेम रहेगा, बस सिटी या टाउन या विलेज जो भी है आपका, वो चेंज हो जाएगा। जैसे पहले मोहित बंसल क्लासेस जयपुर के अंदर था और अब मोहित बंसल क्लासेस अजमेर जा रहा, तो आज है तो राजस्थान के अंदर, तो स्टेट तो सेम है, स्टेट तो सेम है, आरओसी भी सेम है, क्योंकि पहले भी राजस्थान के आरओसी के पास में था, आज भी राजस्थान के आरओसी के पास में है। तो बच्चों, चेंज आखिर हुआ तो हुआ क्या? चेंज हो रही है सिटी, पहले जयपुर के अंदर थे, अब अजमेर के अंदर जा रहे हैं। अगर सिटी चेंज हो रही है, चाहे से स्टेट सेम है, चाहे से आरओसी सेम है, सिटी चेंज हो रही है या टाउन या विलेज चेंज हो रहा है, तो बच्चों उस केस में बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम नहीं चलता। उस केस में बच्चों जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। स्टूडेंट बोलता है सिंपल, सिटी भी चेंज नहीं हो रही है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन, अगर सिर्फ सिटी या टाउन या विलेज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। सर जब सिटी भी चेंज नहीं हो रही थी, आपने बोला 30 दिन में INC-22 फाइल करना पड़ेगा,
अब तो सिटी चेंज हो रही है और हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, तो अब कौन कौन से ई फॉर्म फाइल होंगे? अब 2 ई फॉर्म फाइल होंगे, दोनों 30 दिन के अंदर, दोनों 30 दिन के अंदर फाइल होंगे। एक तो होगा INC 22, क्योंकि आपको नया एड्रेस बताना है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आरओसी को। और एक होगा MGT 14, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पेशल रिजोल्यूशन किसी भी केस में पास होता है MGT 14 फाइल करते ही करते। तो बच्चों ये दो बात समझ में आई। अगर सिटी भी चेंज नहीं हो रही है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन सिर्फ INC 22 फाइल करो 30 दिन के अंदर। सिटी चेंज हो रही है, बाकी सब सेम है, तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन 2 ई फॉर्म फाइल होंगे, INC 22 और MGT 14। यहां तक की बात बच्चों आपको मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आ गई। ये बात यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई है स्टूडेंट्स। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अभी तक बच्चों हमने 2 तरीके पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे तीसरा तरीका। और तीसरे तरीके में मैं जो बोल रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनो। सेम स्टेट बट ROC चेंज, सिटी चेंज। स्टूडेंट ये बोलता है, बोला सर ये क्या बोल रहे हो आप, मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ में? अभी आपने जितनी भी क्लासेस ली हैं उनमें हर क्लास में आप मेरे से अभी तक बार बार यही बात बोल रहे थे कि भाई हर स्टेट में एक ROC होता है, हर स्टेट में एक ROC होता है, हर स्टेट में एक ROC होता है। अब आप बोल रहे हो कि स्टेट चेंज नहीं हो रहा और ROC चेंज हो रहा है। ये प्रैक्टिकली कैसे? अगर एक स्टेट में एक ROC होता है और हर स्टेट का ROC अलग है, और एक स्टेट में एक ROC होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ROC चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज नहीं हो रहा है? ये कैसे? ये क्या पागलपंती की बात करते हो सर, झूठ बोल रहे हो आप। मैं सही बोल रहा हूं बच्चों, एक स्टेट के अंदर एक ROC होता है और हर स्टेट का ROC अलग होता है, और एक स्टेट में एक ही ROC होता है। पर इंडिया के अंदर 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर एक से ज्यादा ROC है। सिर्फ 2 ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जहां एक से ज्यादा ROC है, अदरवाइज हर स्टेट में एक ही ROC। सर पहली बात तो वो कौन कौन से स्टेट हैं? 2 जहां पर एक से ज्यादा ROC है। एक तो है महाराष्ट्र और एक है तमिलनाडु। इंडिया के अंदर सिर्फ 2 स्टेट हैं जहां एक से ज्यादा ROC है। एक है महाराष्ट्र, एक है तमिलनाडु। चलिए ठीक है सर, आपकी बात को मान लेते हैं। क्यों सर, क्यों सिर्फ इन्हीं 2 स्टेट के अंदर एक से ज्यादा ROC क्यों है इंडिया में? अरे यार इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े स्टेट है और बहुत डेवलप्ड स्टेट है, बहुत एडवांस्ड स्टेट है, और यहां पर कंपनियां बहुत ज्यादा हैं। एक अकेला ROC इस स्टेट की सभी कंपनियों को टैकल नहीं कर पाएगा यार। आज महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में बहुत कंपनियां हैं और पुणे के अंदर बहुत कंपनियां हैं। अब एक अकेला ROC, पूरे महाराष्ट्र का एक अकेला ROC कैसे यार मुंबई, पुणे और बाकी की सिटीज की सभी कंपनीज को संभाल लेगा? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चों हमें मुंबई के अंदर अलग ROC चाहिए और पुणे के अंदर अलग ROC चाहिए। स्टेट बड़ा है। सेम उसी तरह से तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक से ज्यादा ROC रहते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आई? मैं एक और ये मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि एक कंपनी है, सपोज करो मारुति सुजुकी, जिसका अभी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई के अंदर है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन अब वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है पुणे के अंदर। मतलब पुणे के अंदर चेंज करना चाहती है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन ROC चेंज हो रहा है, क्योंकि मुंबई में ROC अलग है, पुणे में ROC अलग है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। तमिलनाडु वाला तो चलो याद ना रखो,
इतना उसे पूछते नहीं है। महाराष्ट्र वाला पूछना याद रखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के अंदर 2 आरओसी हैं, एक मुंबई में एक पुणे में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और सिर्फ इतना बताया था कि कंपनी का जो अभी प्रेजेंट रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, वो पुणे में जाना चाहती है, प्रोसेस बताओ। ये नहीं बताया था कि आरओसी सेम है। ये आपको याद रखना है कि दोनों के अंदर अलग आरओसी चेंज हो रहा है, दोनों स्टेट सेम। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब बच्चों ये कैसे किया जाता है? अभी तक तो आपको ये समझ में आया कि इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट हैं जहां पर आरओसी चेंज हो जाएगा लेकिन स्टेट सेम रहे। क्वेश्चन ये आता है, सर ये ऑल्ट्रेशन होगा कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों किसी भी कंपनी को अपना इस तरह से रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज करना है कि स्टेट सेम रहे, आरओसी चेंज हो जाए, तो उसके लिए उसे रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि क्या मैं ये चेंज कर सकता हूं क्या। रीजनल डायरेक्टर मतलब एरिया का डायरेक्टर। चलिए सर समझ में आई बात कि अगर कोई भी कंपनी इस तरीके से ऑल्ट्रेशन करना चाहती है कि वो सेम स्टेट के अंदर अलग आरओसी में जाना चाह रही है, अलग सिटी में जाना चाह रही है और आरओसी भी चेंज हो रहा है, तो रीजनल डायरेक्टर से पहले पूछना पड़ेगा। और रीजनल डायरेक्टर से पूछने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी और एप्लीकेशन ई फॉर्म INC 23 के अंदर लगाई जाएगी। एप्लीकेशन कौन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लगाई जाएगी? ई फॉर्म INC 23 के अंदर लगाई जाएगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब जब हमने रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन लगा दी INC 23 के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर रीजनल डायरेक्टर अपना ऑर्डर देगा। कंपलसरी है कि रीजनल डायरेक्टर को 30 दिन में ऑर्डर देना है। हो सकता है वो मना कर दे तो रीजंस बता देगा, हो सकता है वो हाँ कर दे। हम हाँ वाले को लेकर चलेंगे कि रीजनल डायरेक्टर ने पॉजिटिव ऑर्डर दिया। वो मना कर देगा तो मैटर खत्म, फिर वो ऑल्ट्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा ही क्यों, हो ही नहीं रहा ऑल्ट्रेशन। मैं बोल रहा हूं अगर आपको आरओसी चेंज करना है, स्टेट सेम है, रीजनल डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। रीजनल डायरेक्टर से पूछने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म INC 23 में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई, रीजनल डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर अंदर अपना ऑर्डर देना है। हो सकता है ऑर्डर में हाँ बोले ना बोले, हम सोच रहे हैं हाँ बोलेगा। तो 30 सपोज करो 1 अगस्त को एप्लीकेशन लगी, तो 30 अगस्त तक रीजनल डायरेक्टर को जजमेंट देना है। और जिस दिन रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आया, चाहे से 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, हो सकता है 25 तारीख को, 25 अगस्त को आ गया, 20 अगस्त को आ गया, 7 अगस्त को, कभी भी 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन आया उसके 60 दिन के अंदर, उसके 60 डेज के अंदर ये कंपनी रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की कॉपी, रीजनल डायरेक्टर के सॉरी आरओसी, रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की कॉपी दोनों आरओसी को भेज देगी। ये कंपनी रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की कॉपी दोनों आरओसी को भेज देगी, नए आरओसी को, पुराने आरओसी। कौन भेज रहा है? कंपनी। कितने दिन में? 60 दिन में। क्या भेज रही है? रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की कॉपी जिसमें उसने अप्रूव किया है कि चेंज कर लो। क्लियर है ये चीज? क्यों भेज रही है? आरओसी को बताने के लिए कि रीजनल डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया, आप चलो चेंज वाला प्रोसेस स्टार्ट कर। तो 1 अगस्त को एप्लीकेशन लगाई थी, सपोज करो 30 दिन के अंदर देना है, सपोज करो 30 अगस्त को इसने रीजनल डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया, बोला हाँ, तो यहां से 60 दिन, तो यहां से 60 दिन हो जाते हैं 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर तक ये कंपनी दोनों आरओसीज को रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की कॉपी सबमिट कर दे। अब नया वाला जो आरओसी है वो यहां से 30 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन इस ऑर्डर की कॉपी उसे रिसीव हुई, 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, जिस दिन रिसीव हुई उसके 30 दिन के अंदर, मतलब 28 नवंबर, 30 दिन के अंदर नया COI इशू कर देगा जिसमें नया एड्रेस होगा। और यहीं से 60 दिन के अंदर ओल्ड वाला आरओसी सभी डॉक्यूमेंट्स नए वाले को ट्रांसफर कर देगा। देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन लगाई,
30 दिन में रीजनल डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया, उसके 60 दिन के अंदर हमने ऑर्डर की कॉपी दोनों आरओसी को भेजी। अब नए आरओसी को हम सिर्फ 30 दिन दे रहे हैं, लॉ 30 दिन देता है कि नया सीओआई इशू कर दो, क्योंकि नया सीओआई इशू करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन वहीं से जिस दिन उसे ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई, जिस दिन ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई, नए वाले आरओसी को 30 दिन का टाइम मिला नया सीओआई देने को, ओल्ड वाले आरओसी को 60 दिन का टाइम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम ये बोल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें आप ट्रांसफर कर दो नए वाले आरओसी को। अब डॉक्यूमेंट्स उसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, कंपाइल करने पड़ेंगे, फिर वो नए आरओसी को देगा, टाइम लगेगा। इसलिए ओल्ड वाले आरओसी को 60 डेज का टाइम दे रहे हैं कि आप 60 दिन के अंदर पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी को वो नए आरओसी को ट्रांसफर कर दो। 60 दिन के अंदर वो ट्रांसफर कर देगा, और जिस दिन ट्रांसफर हो गए उसके 30 दिन के अंदर नया वाला आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में सबमिट कर लेगा। क्लियर है बच्चों ये चीज यहां तक? तो ये प्रोसेस होता है। अब इसमें फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था कि आईएनसी 23 में एप्लीकेशन लगेगी, बाकी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो एमजीटी 14 भी फाइल होगा, और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है आईएनसी 22 भी फाइल होगा, याद रखना। तो इस वाले प्रोसेस में 3 ई फॉर्म फाइल हुए, आईएनसी 23 रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल के लिए और एप्लीकेशन लगाई हमने उसको, और एमजीटी 14 क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, और आईएनसी 22 क्योंकि एड्रेस चेंज हुआ है। यहां तक आपको समझ में आया? अब आता है बच्चों लास्ट वाला चेक, लास्ट वाला रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना। और इसमें मैं बता दूं बच्चों, इसमें स्टेट भी चेंज हो रहा है। इसमें आरओसी तो चेंज हो रहा है, सिटी चेंज हो रही है, स्टेट भी चेंज हो रहा है। सर सबसे पहली बात तो, अगर स्टेट भी चेंज हो रहा है तो सर क्या हमें कोई अलग प्रोसेस पढ़ना है? नहीं, जो अभी प्रोसेस आपको बताया ये वाला एज इट इज, ये प्रोसेस फोर्थ वाले चेंज के लिए रहता है, बस एक चेंज आ जाता है। यहां पर हम रीजनल डायरेक्टर से नहीं पूछते बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते। और रीजनल डायरेक्टर से हमने पहले आईएनसी 23 में पूछा था, नहीं यहां हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे आईएनसी 24 के अंदर। ये चेंज आ जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो तीसरे वाला चेंज था ना, उसमें आपका स्टेट सेम था, इसलिए रीजनल डायरेक्टर। लेकिन बच्चों ये जो फोर्थ वाला चेंज है ना, इसमें स्टेट चेंज हो गया, मतलब बात सेंट्रल लेवल पर पहुंच गई, 2 स्टेट आ गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। बोला सर ठीक है मैं समझ गया प्रोसेस, आईएनसी 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, 30 दिन में एमजीटी 14, 30 दिन में आईएनसी 22 में, समझ गया प्रोसेस पूरा एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है, बस रीजनल डायरेक्टर की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट है, आईएनसी 23 की जगह 24 है। लेकिन सर एक बात बताइए यार, कोई कंपनी है और उस कंपनी ने किसी स्टेट के अंदर इतने साल काम किया, आज वो अपना स्टेट चेंज करके किसी नए स्टेट में जा रही है, कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी सर? एक कंपनी ने एक स्टेट में इतने साल काम किया, अपना नाम बनाया, कस्टमर बनाए, आज स्टेट चेंज करके दूसरे स्टेट में जा रही है, एक तरह से जीरो से स्टार्ट हो रही है, कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? कोई भी रीजन हो सकता है, शायद हो सकता है ज्यादा इकोनॉमिकली उसे लगता है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रही है वो इस स्टेट में ज्यादा बिकता नहीं है, तो दूसरे स्टेट में डिमांड है, वहां चले जाते हैं। जैसे गुजरात के अंदर एल्कोहल की कंपनी बना दी, नहीं वहां पे चल रहा है, वो इलीगल हो गया है ना, या ऑब्जेक्ट आपका इलीगल हो गया इसीलिए दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, फ्रॉड्यूलेंट हो गया वो ऑब्जेक्ट आपका उस स्टेट में। या फिर सपोज करो आप एक स्टेट में काम कर रहे हो, ठीक ठाक काम कर रहे हो, लेकिन दूसरे स्टेट में बड़ी कंपनी ने आपको बोला, रिलायंस ने बोला, टाटा ने बोला, एयरटेल ने बोला, जियो ने बोला कि यार आप उस स्टेट को छोड़ के यहां आ जाओ, हमारे अंदर मर्ज हो जाओ, बड़े लेवल पे खेलेंगे। आपने सोचा ठीक है यार मर्जी हो जाता हूँ, ऑफर आया है मेरे पास में, इस स्टेट में तो काम कर ही रहे हैं पर छोटे मोटे लेवल पे कर रहे हैं, क्या होगा छोटे मोटे लेवल पे काम करके, इस बड़ी कंपनी में मर्ज हो गए तो मजा ही आ जाएगा। इसलिए बच्चों, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, इसलिए कंपनी स्टेट छोड़कर जाती, वरना कोई कंपनी अपना स्टेट छोड़कर क्यों जाए? तो स्टूडेंट हमने आज की क्लास में ऑल्टरेशन ऑफ एमओए के अंदर नेम क्लॉज को अल्टर करा, रजिस्टर्ड ऑफिस को अल्टर करा। स्टूडेंट्स बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी पढ़ने को। स्टूडेंट्स अगर आप ये क्लास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो और आप हमारी क्लास परचेज करना चाहते हो तो बता दूं कि सीएमए फाइनल जून 2023 के लिए न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस की क्लासेस अवेलेबल हैं, ओल्ड सिलेबस की क्लासेस अवेलेबल हैं, सब कुछ है।
क्लासेस आप हमारे ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हो। मोहित बंसल क्लासेस हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, टाइप करिए मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा दूंगा और वेबसाइट का लिंक डलवा दूंगा, क्लिक करके आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाओ। क्लासेस ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे भी परचेज कर सकते हो। क्लासेस डाउनलोड हो जाएंगी, नोट्स सॉफ्ट कॉपी नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों कि आप जब हमारी क्लासेस परचेज करोगे, आप चाहे से दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए परचेज कर रहे हो, अगर कोई बच्चा दिसंबर 22 में ओल्ड सिलेबस वाला है, या जून 2023 के अंदर कोई पुराना सिलेबस ओल्ड सिलेबस वाला है, या इवन जो हम देख रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लेटेस्ट न्यू सिलेबस के हिसाब से जून 2023 के लिए परचेज करना चाहता है, कर सकता है। मैं बता दूं बच्चों, जब आप क्लास परचेज करोगे तो आपको हमारी कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। जैसा आपने इसमें देखा, कंप्लीट एग्जांपल्स के थ्रू पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्व मिलेगा। स्कैनर हम साथ में सॉल्व करवाते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे होम डिलीवरी करी जाएगी। साथ में सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा बच्चों एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जिसमें क्लासेस भी होती हैं एमसीक्यू की और नोट्स भी होते हैं। उसके अलावा बच्चों आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसका अलग से पैसा चार्ज नहीं होता, वो फ्री रहती है। और उसके अलावा बच्चों आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है पर्सनली जूम पर, कि कैसे आपको लिखना चाहिए। हर स्टूडेंट को पर्सनली ये समझाया जाता है। और ये सभी कुछ बच्चों आपके पास में अनलिमिटेड व्यूज के साथ में रहता है। ये सब कुछ अनलिमिटेड व्यूज के साथ में आपके पास में रहता है स्टूडेंट्स। आ रही है मेरी बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास परचेज करना चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस लेटेस्ट रिकॉर्डिंग कंप्लीट अमेंडमेंट के साथ में, न्यू सिलेबस के लिए अलग लेटेस्ट अमेंडेड, ओल्ड सिलेबस के लिए अलग लेटेस्ट, सब कुछ है प्रॉपर। और नोट्स चाहें तो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करें या ऐप के थ्रू। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।